गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पेपर 6 FRM का अध्ययन हम कर रहे हैं, मैंने अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें आपको बालक अभिभावक संबंध के बारे में बताया था और बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारकों का भी हमने उल्लेख किया था। इसी क्रम में आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड ही हम आज अनुशासन और अनुशासन का अर्थ, अनुशासन की विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानव के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन विभिन्न योग्यताओं और समाज द्वारा मान्य मूल्यों, आदर्शों, नैतिक व्यवहारों आदि के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति अनुशासित होता है तो वह अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन आनंदपूर्वक बना सकता है। अनुशासन क्या है? अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन युद्ध शिक्षा, नियमबद्धता, सीख दंड आदि। डिसिप्लिन जो शब्द है ये इसका अर्थ होता है डिसिप्लिन यानी कि शिष्य या चेला, और यहाँ अनुशासन का सीधा अर्थ है आज्ञा के अनुसार कार्य करना या आज्ञा मानना। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु एवं शासन। अनु का अर्थ है पीछे और शासन का अर्थ है आज्ञा। अतः आज्ञा के पीछे चलना यानी कि आज्ञा का पालन करना, यही अनुशासन कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो अनुशासन से जो तात्पर्य है वो प्रशिक्षण एवं अधिगम मतलब सीखना कि उस प्रक्रिया से है जो बालक की बुद्धि और विकास में सहायता प्रदान करती है। अनुशासन व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और सुशील बनाता है, और जो पॉजिटिव जो सोच है व्यक्ति की, वो अगर अनुशासन को मानते हैं वो व्यक्ति, तो बालक जो है या व्यक्ति है बहुत ही अच्छी तरक्की करता है और उसकी समाज में भी प्रशंसा प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर अनुशासनहीन बालक है तो वह उद्दंड होगा, अविवेकी होगा, क्रोधी और दुराचारी होता है और बेवजह ही दूसरों को परेशान करता रहता है। ऐसे जो बालक होते हैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता। यदि बालक अनुशासनहीन है तो दोषी माता पिता व शिक्षक हैं। इसलिए बालक में अनुशासन की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माता और पिता का है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बालक को अनुशासित जीवन जीना सिखाएं ताकि जो बालक है वो समाज में एक अच्छा कार्य कर सके और सफल व्यक्ति बन सके। अनुशासन की कड़ी में अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो जो अनुशासित व्यक्ति है वो सफलता की हर मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन आनंदपूर्वक बिता सकता है। अनुशासन की जो विधियां हैं वो 3 तरह की विधियां होती हैं, जैसे कि पहला है प्रभुत्वात्मक विधि, दूसरा अनुमतिपूर्ण विधि, तीसरा प्रजातांत्रिक विधि। अब देखिए, पहली जो विधि है ये है प्रभुत्वात्मक विधि। इस विधि में क्या होता है? अनुशासन की जो ये विधि है इसमें बालकों को अनुशासित करने के लिए कठोर नियमों की पालना कराई जाती है और बालक समाज द्वारा मान्य नियमों और नैतिक मूल्यों को, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको सीख नहीं पाता अथवा उसका उल्लंघन करता है तो उसे कठोर शारीरिक दंड दिया जाता है। यदि बालक नैतिक मूल्यों और आदर्शों को सीख लेता है या फिर कोई प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कार नहीं दिया जाता और ना ही प्रशंसा के 2 मीठे बोल बोले जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही थोड़ी सी कठोर विधि है।
अगर इसमें बच्चा अच्छा कार्य कर भी ले तब भी उसको कोई पुरस्कार वगैरह नहीं दिया जाता। अगर हम बालक की व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बात करें तो इस विधि से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है, क्योंकि इससे बालक जो है बाहरी तौर पर दंड और भय के कारण भले ही भोला भाला या सदाचार का आचरण प्रस्तुत करे, परंतु उसके मन के अंदर अनेक प्रकार की शोध की या बदला लेने की जो भावना है वो पनपती रहती है, और हम उस चीज़ को भांप भी नहीं पाते, और मौका पाते ही बालक आक्रामक हो जाता है, यानी कि बहुत ही उसको गुस्सा भी आता है। इससे बालकों में हीन भावना और जो कुंठा है वो पनपने लगती है। ये थी पहली विधि। अब दूसरी जो विधि है वो है अनुमति पूर्ण विधि। अनुशासन की जो दूसरी विधि कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? अनुमति पूर्ण विधि। अनुशासन की यह विधि भी बालकों को अनुशासित करने की दिशा में अधिक सफल और उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। यह विधि बहुत ही अधिक क्या है, लचीली विधि है और ढीली विधि है। इस विधि के द्वारा माता पिता और संरक्षक बालक को अनुशासित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते और ना ही उन पर नियंत्रण रखते हैं। माता पिता बालक को अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं, यानी कि उसी को छूट दे देते हैं कि वह जो मर्जी आए कार्य करे। वे बालकों को समाज द्वारा मान्य मूल्यों और व्यवहारों को भी नहीं सिखाते हैं और ना ही ये बताते हैं कि बालक द्वारा समाज में क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बालक को अनुशासित रहने के लिए उसे बाध्य भी नहीं किया जाता और ना ही गलत व्यवहार करने पर बालक को दंड दिया जाता है। अतः बालक अनुशासित रहने की बजाय बिगड़ जाता है। अनुमतिपूर्ण विधि में माता पिता अपनाते हैं जो स्वयं कठोर अनुशासन में पले बड़े हों, यानी कि ये विधि कौन से पेरेंट्स अपनाते हैं? जो कि खुद अनुशासित रहकर बहुत ही अधिक कठोर या उनको बहुत ही अधिक दंड मिला हो उसमें रहकर वो पले बड़े हों, और वे प्रभुत्वात्मक जो अनुशासन की विधि है उससे थक जाते हैं और इस कारण वे बालक को बहुत अधिक छूट भी दे देते हैं। तो ये अनुमतिपूर्ण जो विधि है ये भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अनुशासन की जो इसी कड़ी में जो तीसरी विधि जो कहलाती है वो कहलाती है प्रजातांत्रिक विधि। प्रजातांत्रिक जो विधि है ये अच्छी मानी जाती है, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इस विधि में जो माता पिता हैं वो बालकों को जिन नैतिक मूल्यों और समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सिखाते हैं उसके बारे में बताते भी हैं और उनसे संबंधित तर्क वितर्क भी करते हैं। वे नैतिक मूल्यों को सिखाते समय यह अवश्य बताते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई यानी कि उसके सभी बिंदुओं पर माता पिता प्रकाश डालते हैं। यदि बालक ऐसा अपेक्षित व्यवहार नहीं करेगा तो उससे उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। अतः यह विधि बालकों और माता पिता के बीच आपसी विचार विमर्श सोच आदि पर निर्भर करती है, जिसके द्वारा बालक शीघ्र ही समाज द्वारा मान्य नैतिक मूल्यों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। यदि बालक कोई गलत कार्य करता है तब माता पिता उसे कठोर दंड नहीं देते, बल्कि उसने जो भी गलती करी है उसके अच्छे बुरे नतीजों व परिणामों के बारे में उसे तसल्लीपूर्वक बताते हैं और उसे प्यार से भी समझाते हैं, ताकि जो बच्चा है वो दोबारा इस तरीके का कार्य नहीं करे। अतः प्रजातांत्रिक प्रविधि द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना आदेशित पद्धति ना होकर निर्देशित पद्धति का ही एक रूप होता है। बालक जब कोई भी अच्छा या प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है और
इतना ही नहीं, समय समय पर बालक के व्यवहार का अनुमोदन भी किया जाता है। यानी कि अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार भी मिलेगा, और अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड भी दिया जाता है। फलतः बालक का मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समायोजन सही रहता है, और इससे बालकों में नैतिकता का विकास भी होता है। तो जो प्रजातांत्रिक विधि से जो पले बड़े बच्चे होते हैं, वो आगे चलकर समाज में अच्छा कार्य करते हैं, और समाज भी उनकी प्रशंसा करता है। और इस तरीके से अगर हम तीनों विधियों का अगर हम एक समीक्षा करें तो यह विधि अच्छी मानी जाती है। धन्यवाद।